अब 130 रुपये में कड़वा तेल बिक रहा है, खाने वाले खा रहे हैं, हम क्या करें। 250 में तैयार होता है, 130 में बिक रहा है, तो हम क्या करें, हम बोल रहे हैं। आप रामदेव के घी की बात अब रामदेव छोड़िए, पता नहीं कितने रामदेव पैदा हो गए हैं, पता नहीं कितने। हाँ, रामदेव इसके सम्राट हैं, जगत गुरु हैं इसके, लेकिन अब तो पता नहीं कितने पैदे हो गए हैं। तो ये मेरा काम थोड़ा है, यह काम सरकार का है, यह काम व्यवस्था का है, विभाग का है। विभाग नहीं कर रहा है। सूचना दिया मैंने, एक जगह नकली पनीर बन रही है, आए 2 लाख रुपए ले लिए चले गए, फिर बन रही है, क्या करें। हर चौराहे पर नकली पनीर बन रही है। अब बताओ 130 में तेल कैसे मिलता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अभी मैंने जब बोला नकली तेल के संबंध में, तो मेरे ही 100 किलोमीटर के परिदृश्य में एक बड़ी फैक्ट्री है ऑयल वाले की, वहाँ चर्चा हो गई। तो वहाँ काम करने वाले लोगों ने बताया, वो लोग मुझसे खुद मिले, उन्होंने बताया, उस मिल का नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने बताया कि 60% इसमें भूसी का तेल डाला जाता है, कन पीसा जाता है। 60% तेल वो होता है और 40% ओरिजिनल तेल होता है, सरसों का तेल होता है, और 60% वो होता है। वो फैक्ट्री मेरे मंडल में ही है। अब क्या करें। अधिकारी अच्छा, AQI जिस तरह से दिल्ली का या बाकी जगहों का खराब है, उसके लिए किसको दोषी मानते हैं आप? लगातार पराली पे भी की बात। हम किसी को दोषी नहीं मानते हैं, व्यवस्था को दोषी मानते हैं। देखिए, भट्ठे, एक भट्ठा 1 साल में जितना धुआं देता है, 1 एकड़ धान की पराली या 1 एकड़ गन्ने की पराली एक बार में दे देती है। तो इसके लिए कानून भी है। तो मेरा सुझाव है कि कानून का पालन होना चाहिए। दूसरा मेरा सुझाव है कि सरकार की तरफ से ऐसे उपकरण मुहैया कराए जाएं किसानों को, जो पराली वो हैं, आ गए हैं उपकरण हैं, लेकिन उस पर सब्सिडी दे दी जाए और किसानों के बीच में जाकर के जागरूकता पैदा किया जाए। गोष्ठी होती है, लेकिन कागज पर होती है। हमने तो नहीं देखा कोई गोष्ठी, कई गोष्ठी में गए भी हम, लेकिन पराली पर तो कोई बोलता नहीं है। तो जब कानून है, जब एक छटाक मिट्टी आप निकालते हैं तो पुलिस पहुंच जाती है। इतना बालू अगर कहीं पता चल जाए तो लेखपाल पहुंच जाता है। मिट्टी इतनी कोई निकाले तो लेखपाल पहुंच जाता है। तो धू धू करके गांव में पराली जल रही है, उसके लिए कानून है, सीधे सीधे डीएम के अधीन सारा कानून है, तो उसका पालन क्यों नहीं होता है। अब आज देखिए, मैं कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाने के लिए बैठा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, पीड़ा है, क्योंकि हमने अपने ही देश को अपने ही द्वारा नरक बना दिया है। लोगों की जिंदगी कम हो रही है, दुर्घटना हो रही है, सांस की बीमारी हो रही है, हवा प्रदूषित हो गई है। ये कोई दैवीय आपदा नहीं है। तो मेरा कहना है कि किसी को मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं दे रहा हूं, लेकिन इस पर गंभीरता होनी चाहिए। 10 साल की, अब दूसरा सवाल आपका होगा, अब 15 साल पर गाड़ी बैन कर दे रहे हो साहब, क्यों? गाड़ी का धुआं दिखाई पड़ता है और ये पराली नहीं दिखाई पड़ती है, धान का खेत नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये गाड़ी बचवाने का खेल है, ये बड़े लोगों का, हाँ, उद्योगपतियों का खेल है। और उद्योगपति इसमें स्वयं उद्योगपति नहीं है, इसमें अधिकारी भी शामिल है। अब जैसे हम लोग, जब मैं 91 में सांसद बना, तो मैं अपने भाषण में कहता था कि जिसके घर में लड़की पैदा हो जाए वो 10 सागौन का पेड़ लगा दे, अगर क्षमता है तो 20 लगा दे, क्षमता हो तो 30 लगा दे। मैं किसी कार्यकर्ता के यहाँ चाय पीने के लिए जाता था तो मैं कहता था कि मैं आपके यहाँ चाय पीऊंगा, लेकिन आप 100 पेड़ लगाइए, आपके पास खेत है तो 100 पेड़ लगाइए। ऐसे करके लाखों पेड़ मैंने लगवाया। एक क्रांति मेरे जिले में पैदा हो गई, मेरे देवीपाटन मंडल में, बहराइच में एक क्रांति पैदा हो गई पेड़ की। और सागौन अफीम था, एक समय था, जैसे आज बालू पुलिस खोजती है, बालू अफीम हो गया है, वैसे सागौन उस समय पुलिस खोजती थी। अब उद्योगपतियों ने अधिकारियों से मिलकर के एक आदेश करा दिया कि जितने भी बिल्डिंग बनेगी उसमें जो जंगले का दिल्हा लगता है, दरवाजा लगता है,
वो लकड़ी का नहीं होगा। अब वही सागौन जो सोने के भाव था आज कौड़ी के भाव हो गया। मतलब हम अपने खेत की लकड़ी नहीं लगा सकते हैं। हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, कोई बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो अपने खेत की लकड़ी नहीं लगा सकते हैं, हमको चाइना का लोहा लगाना पड़ेगा। अब ये क्यों? जब जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, जरूरतें बढ़ रही हैं, तो सागौन, शीशम, आम, बबूल इनके दाम घट क्यों रहे हैं? कानून कि आप चाइना से माल लाइए, तो ये जबरदस्ती हो रही है हम लोगों के साथ। तो तमाम चीजें हैं, कितना बोला जाए, जितना ध्यान आता है बोलता रहे। 1 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक सदगुरु रितेश्वर महाराज जी के द्वारा यहाँ पर एक कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्र उत्थान ही राष्ट्र उत्थान, सनातन एवं युवा, इन बिंदुओं को प्रकाश डाला जाएगा और जिसका नाम राष्ट्र कथा रखा गया है। और पूरे राष्ट्र से लोगों को आमंत्रित किया गया है, और जिसमें 25,000 छात्र, लड़कियां, बड़ी लड़कियां, इंटर की, बीए की, और 25,000 छात्र इंटर के, बीए के, उनको सामने बैठाया जाएगा। संतों के लिए अलग मंच बनाया जा रहा है, जिसमें पूरे देश से जो भी संत आएंगे वो उस मंच पर विराजमान होंगे, उनका हम लोग दर्शन करेंगे। प्रतिदिन जो भी कथा सुनने के लिए आएंगे उनके भोजन की व्यवस्था भी की गई है, प्रसाद की व्यवस्था की गई है, और वो निरंतर जारी रहेगी। और अयोध्या शहर से लेकर के सारे होटल, धर्मशाला सब बुक कर लिए गए हैं, और अयोध्या और आसपास के सारे होटल, चाहे वो बड़े होटल हों चाहे छोटे होटल हों, कथा के लिए जो भी आएंगे अपना कार्ड दिखाएंगे, उनको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। इस तरीके से सबका सहयोग हमें मिल रहा है। इस कथा का जो मुख्य विषय है वो ये है कि सारी जातियों को, के महंतों को इसमें यजमान बनाया गया है। अभी तक 42 जातियां चिन्हित की गई हैं और चिन्हित की जा रही हैं, और इनके जो गुरु हैं, महंत हैं, वो ही कथा का उद्घाटन करेंगे। और दिलीप से लेकर राम तक, यानी राम 18वीं पीढ़ी में हुए हैं या 19वीं में, तो हर पीढ़ी का द्वार अलग अलग बनेगा। और जितने भी हिंदू समाज से जुड़े संप्रदाय हैं, सबकी इसमें भागीदारी सुनिश्चित की गई है। और इस कथा का जो मुख्य उद्देश्य है, जोड़ना, इसका उद्देश्य जोड़ना, क्योंकि ये अंग्रेज जाते जाते इतनी जात और उपजात बना गए और संघर्ष पैदा कर गए, टकराव पैदा कर गए। कहने का मतलब साथ बैठने नहीं तैयार हैं। तो जो भाई जो ना बैठे वो ना बैठे, मैं अपने साथ बैठाना चाहता हूं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि क्षत्रिय होने पर मुझे गर्व है, लेकिन मैं सबको साथ लेकर के चलता हूं, उससे ज़्यादा गर्व है। तो ये कथा जोड़ने के लिए है। पूरे राष्ट्र को हम एक सूत्र में पिरोने जा रहे हैं। हमारा जो पूरा समाज सनातन बिखरा हुआ है, उसको एक सूत्र में पिरोने जा रहे हैं। हमारा प्रयास है।